वेलकम इकराम। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है, पीटीआई के एमपी हैं अदील अहमद साहब। उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत थैंक यू वेरी मच। अब आज खान साहब ने काफ़ी जर्नलिस्ट से बात भी की है, उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी अहम कही हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद जनरल बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी, उससे इनकार नहीं किया। खान साहब बात रखते भी नहीं हैं, बात बता देते हैं। और उन्होंने आज ये भी कहा है कि ये जो आज का हुकूमत है ये इंतखाबात में संजीदा नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, पाकिस्तान जो इस वक्त जिस इनस्टेबिलिटी का शिकार है, चाहे वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक सिचुएशन मुल्क की जो अबतर हो गई है, यानी ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है इसके बाद से जो मुल्क 6% की रफ्तार से तरक्की कर रहा था, जिस मुल्क के रिजर्व जो है वो $16-17 बिलियन थे, जिसकी एक्सपोर्ट्स जो है वो 31-32 बिलियन डॉलर पे थी, जिसकी रेमिटेंसेस जो है वो $30 बिलियन से ऊपर चली गई थी, और जिस मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 11-12% की शरह से तरक्की कर रहा था, जहां टेक्सटाइल सेक्टर अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा था, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हो रही थी, जहां डैम्स तामीर हो रहे थे, जहां एहसास प्रोग्राम चल रहा था, जहां लंगर खाने और शेल्टर होम्स चल रहे थे, जहां पर हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, इनकलाब आया, सेहत इंसाफ कार्ड चल रहा था, वो इन 9-10 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि अब मुल्क के जो ज़खायर हैं वो आज $3 अरब से नीचे आ गए। आज एक्सपोर्ट जो है वो बदतरीन सतह पे पहुंच गए। रेमिटेंसेस जो है वो इस हुकूमत के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो रेमिटेंसेस ही नहीं भेज रहे। इस मुल्क में इंडस्ट्री का जो पहिया है वो तकरीबन बंद हो गया है, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई। पिछले 8-9 महीनों में 70 लाख लोग बेरोजगार हुए। तो इस तरह की जो इनस्टेबिलिटी और इस तरह की माशी तबाही हो, तो वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक बेहतरी एक ही सूरत से आ सकती है कि साफ शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएं, अवामी ताकत और अवामी मैंडेट से आई हुई हुकूमत के हवाले किए जाए मुल्क को, ताकि वो तमाम तर वो मुश्किल फैसले जो इस मुल्क को वापस ट्रैक पर लाने के लिए ज़रूरी है वो अवामी हुकूमत कर सके, ना कि ये जो 14-15 जमातों का जो चूचू का मुरब्बा है जो कि ज़बरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, जिन्होंने अपने करप्शन के केसेस अपने आप को एनआरओ देकर नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब रुपए इस मुल्क का जो है वो टीका लगाया, जिन्होंने इस मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात का रास्ता रोका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का कानून ख़त्म किया, ओवरसीज का कानून ख़त्म किया, जिन्होंने आते ही सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो इस मुल्क के गरीब लोगों से छीन लिया, यानी पंजाब और फाटा की आवाम से सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो इन्होंने रोल बैक कर दिया, वापस ले लिया। तो इस तरह की हुकूमत से जो है वो आवाम की जान छूटे और एक नई अवामी मैंडेट के साथ एक ताकतवर हुकूमत आए जो मुल्क के फैसले कर सके। तो इसका हल वाहिद यही है, साफ शफाफ इलेक्शन। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की भी यही डिमांड है, कौम की भी यही डिमांड है। देखिए, आपने 1971 में ये हक छीना पाकिस्तान की आवाम से, तो उसका नुकसान मुल्क को हुआ, उसका नुकसान कौम को हुआ, उसका नुकसान इदारों को हुआ। और आप ट्रेजिडी देखें कि वो बांग्लादेश आज $40 अरब के रिजर्व पे खड़ा है, वहाँ माशी तरक्की का पहिया भी चल रहा है, वहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट्स और उनकी वो देख लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लें, और आज पाकिस्तान का हाल देख लें। आज अपने इंडिया आपके साथ आज़ाद हुआ है, उसके रिजर्व देख लें $600 अरब पे। वहाँ आप इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें, वहाँ इंडिया जो है उसने जापान को पीछे छोड़ दिया कार मैन्युफैक्चरिंग में। तो कुछ सबक जो है वो हमें सीखने पड़ेंगे, अपने माजी से सीखने पड़ेंगे, हिस्ट्री से सीखने पड़ेंगे, अपने करतूतों से हमें सीखना पड़ेंगे कि जो करतूत हमने इस मुल्क के साथ किए हैं उससे इस मुल्क को फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ है। तो ज़रूरत इस बात की है कि सोचा जाए और वो तमाम तर गलत फैसले जिनसे इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया गया उनको रिवर्स किया जाए,
और इस बात पे सोचा जाए कि पाकिस्तान की बेहतरी जो है वो इस वक्त वाहिद इसी चीज़ में है कि साफ शफाफ इंतखाबात करा के मुल्क को जो है वो किसी ट्रैक पर डाला। सही। एक आदिल अहमद साहब, आपको खुद पता है कि पॉलिसीज है गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, वो आपको खुद पता है, आपने बयान भी की। एक होती है अपोजिशन की पॉलिसी। आपकी पॉलिसी या तो फवाद चौधरी साहब बना रहे हैं। आपने सबसे पहले ये किया, नेशनल असेंबली से बाहर निकल आए, आपने कहा था इस असेंबली में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद आपके एमएनएज कह रहे थे ना हम इस असेंबली में जाएंगे। या तो पहली पॉलिसी सही थी या तो अब वाली सही है। एक, जिन्होंने इस्तीफा दिए वो बाय इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। दो, आप केपीके से भी बाहर निकल आए, आप पंजाब से भी बाहर निकल आए और आपने कहा कि हम निकल के आते हैं, इससे एक दबाव डालेंगे हुकूमत के ऊपर। दबाव भी नहीं डाला। जेल भरो तहरीक का ऐलान पहले भी हुआ था, अब भी हुआ है। एक तरफ आप कह रहे हैं कारकुनों को तैयार रहें, आप जेल में जाएंगे, दूसरी तरफ आपके रहनुमा अपनी जो जमानतें करवा रहे हैं। मतलब एक बड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है तहरीक इंसाफ की। क्या कहेंगे आदिल अहमद साहब? नहीं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। वक्त के साथ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो अपनी स्ट्रेटेजीज बनाती भी हैं, चेंज भी करती हैं, उसमें तब्दीली भी लाती हैं, बेहतरी भी लाती हैं। जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इस मुल्क में तख्ता उल्टा गया एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का, तो उस वक्त जो है उन असम्बलियों में रहना जो अमरीकी साजिश के तहत जो है वो एक नई इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत हुई हम पे, वो उस वक्त की स्ट्रेटेजी थी कि हम उन असम्बलीज में नहीं रह सकते। और अब जो असम्बलियों में कुछ सेलेक्टेड एमएनएज का वापस जाने का मकसद ये है कि राजा रियाज जो ऑपोजिशन लीडर बने बैठे हैं उनको ऑपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाना है और आइंदा की जो इंतखाबात की जो हिकमत अमली है उस पे जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपना इनपुट देना है। तो ये स्ट्रेटेजी तो जो है वो बिल्कुल वक्त के साथ जो है बिल्कुल ठीक है। जहां तक ताल्लुक है पंजाब और केपी की हुकूमतों से जाना, तो वो भी हमारा मकसद क्या है, इस मुल्क में जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना। अब उसका एक ही आईनी रास्ता है, वाहिद तरीका ये है कि आप असम्बलियां डिसॉल्व करके इलेक्शंस में चले जाएं। सही। आईनी तौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाना जो है वो आइन की रिक्वायरमेंट है, और अगर कोई इसमें कोई रखना अंदाजी करता है तो वो आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा। तो वो स्ट्रेटेजी तो इसलिए की गई कि हम जल्द अज जल्द इंतखाबात में जा सकें, जो कि इस वक्त वाहिद हल है मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी लाने के लिए। तो वो स्ट्रेटेजी जो है वो भी अपनी जगह बिल्कुल 100% दुरुस्त है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जिसके जरिए इलेक्शन करवाए जा सकें। तीसरा, जो आपने जेल भरो तहरीक की बात की, उसमें भी जो केसेस जो है वो अदालतों में चल रहे हैं, उसमें अदालतों में पेश होना, उसमें अपनी जमानतें करवाना, वो बिल्कुल हमारे लीडर्स का भी हक है, आम शहरियों का भी हक है। और जहाँ तक बात है जेलों में जाने का, तो जब इमरान खान साहब की कॉल आएगी तो इंशाअल्लाह हम सब तैयार हैं, हम जेलों में जाएंगे। और ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है। यानी एक तरफ तो ये है कि आप सड़कों पे निकलें, जलाओ घेराव करें, तोड़ फोड़ करें, नुकसान पहुंचाएं मुल्क को, एक वो स्ट्रैटेजी है। एक स्ट्रैटेजी ये है कि आईनी तौर पर पॉलिटिकली कौन सा सही तौर पर एक जस्ट, जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पूरी जिंदगी एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक राइटफुल स्ट्रगल करके पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई, तो इसी तरीके से ये जो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है, ये भी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है वो करना चाहते हैं। तो ये जो जेल भरो तहरीक है, ये भी उसका बड़ी मेहरबानी आदिल अहमद साहब जो का पॉइंट ऑफ व्यू था ॿुधो। ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ था अचूं।